वेलकम स्टूडेंट। कैसे आप सब। जो हमारा जो अध्याय चल रहा था वो चौथा अध्याय कंप्लीट हो गया और हम लोग अभी पांचवा अध्याय में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस हिसाब से जो 18 अध्याय है वो पहले इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग चलते हैं 18 अध्याय में। ऊर्जा स्वरूप और स्रोत है ना। तो एनर्जी फॉर्म एंड सोर्स। तो इस अध्याय में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से होते हुए जाऊंगा है ना, क्योंकि बहुत लंबा है और पूरा ये परिभाषा वगैरह ही है ना। तो अब छोटी छोटी बातों से कन्फ्यूजन मत होइएगा क्योंकि हर छोटी छोटी बातों को समझने के बाद ही बड़ी बात को समझा जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत में मैं परिभाषा देता हूँ। ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं है ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में देखिए तो सबसे पहले आता है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है। प्रत्येक वस्तु में अपनी स्थिति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है ना। वस्तु में इसकी स्थिति किसी पहाड़ पर रखे पत्थर में इसकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। अब ये आपको बता देता हूँ कि ये जो आप पर लिखा हुआ ना, ये नॉर्मल समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं लिखना है ना। आपको क्या करना है कि प्रत्येक वस्तु में उनकी स्थिति कारण, ठीक है, प्रत्येक वस्तु में उनकी स्थिति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है ना। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो समझाया जा रहा है, वस्तु में इसकी स्थिति किसी पहाड़ पर रखे हुए पत्थर में इसकी स्थिति के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। पत्थर जितनी ऊपर रहेगी स्थितिज ऊर्जा का मान भी उतना ही रहेगा, अर्थात अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा घातक होंगे। ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा गया है इसको, है ना। अब समझा भी देता हूँ आपको कि प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये तो क्लियर होगी। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि, है ना, मान जाइए एक पहाड़ है, इस पहाड़ में सबसे ऊपरी भाग में एक वस्तु रखी हुई है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है वहाँ, अगर वो स्थिर अवस्था है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित है। ठीक है, मतलब जितनी ऊपर रहेगी ये उतनी ही इसमें अत्यधिक मात्रा में स्थितिज ऊर्जा निहित रहेगी। जब ये पहाड़ से नीचे गिराई जाती है तो वो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। ठीक है, उसका गति अधिक होती है, यही समझाया जा रहा है। तो ये सब को आपको नहीं लिखना है, केवल इतना बताना है कि प्रत्येक वस्तु में उसकी स्थिति के कारण एक ऊर्जा निहित होती है जिसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं गतिज ऊर्जा। चलिए जी, गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा निहित रहती है, ठीक है, तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। या निहित होती है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई कण या पिंड गति करता है तो इस गति के कारण पिंड में एक ऊर्जा निहित होती है, इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा निहित होती है। जब कोई कण या पिंड गति करता है तो उस गति के कारण पिंड में एक ऊर्जा निहित रहती है या निहित हो जाती है, इससे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह एक सिंपल भाषा में और बताता हूँ आपको कि किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा या किसी गतिशील वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई भी आंसर लिख सकते हो, है ना। अब हम लोग चलते हैं ऊर्जा के स्वरूप में। आपको ये पहले बता दूं आपको कि एक्चुअली में ये सब जो ऊर्जा है इन सब का परिभाषा आपको पुस्तक में शायद ही मिल पाएगा, है ना। बस टॉपिक मिलता है पुस्तक में, इसका परिभाषा नहीं मिलता है ना। चलिए, अब ऊर्जा के स्वरूप में चलते हैं हम लोग, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया ऊर्जा के दो प्रकार हैं कि
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, है ना। अब ऊर्जा के स्वरूप में हम लोग चलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। ये केवल पॉइंट रहती है ना। तो रासायनिक ऊर्जा क्या है भाई, एक लाइन में देखिए, परमाणुओं एवं अणुओं के बंध में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। परमाणुओं एवं अणुओं के बंध में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जो तत्व होता है वो परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है, वो आप जानते हैं। उदाहरण के लिए जैवभार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, कोयला आदि। इनके जो परमाणु होते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इसको किसी अन्य तत्व के साथ अगर क्रिया करवाते हैं तो वहाँ ऊर्जा के कारण ही वो क्रिया संपन्न होती है। आगे हम लोग चलते हैं नाभिकीय ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना। परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण यूरेनियम परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक में उपस्थित है ना। चलिए, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा, विभिन्न वस्तुओं पर बल लगाने के फलस्वरूप उसमें संग्रहित ऊर्जा, है ना, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। मतलब बल लगाने पर फलस्वरूप उसमें संग्रहित ऊर्जा, मतलब किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो उसमें ऊर्जा नहीं होती। जैसे कि गुलेंद जानते हैं ना आप लोग, ऐसा गुलेंद होता है, ऐसे गुलेल बोलते हैं उसको, हिंदी में हम लोग गुलेंद बोलते हैं। इसमें अगर खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा निहित हो जाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु पर बल लगाने के फलस्वरूप उसमें संग्रहित ऊर्जा संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा। स्थान अथवा उसकी स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि किसी भी स्थान है ना, जैसे कि सीधी बात है अपना पृथ्वी है ना, वहाँ पर उसकी स्थिति के कारण कुछ ऊर्जा निहित रहती है ना, उसमें कुछ खिंचाव की गुण होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वीय ऊर्जा, है ना। जो स्थिति की ऊर्जा है अर्थात स्थान की ऊर्जा वही गुरुत्वीय ऊर्जा है एक प्रकार से, है ना। उदाहरण के लिए जलाशय में संग्रहित पानी। अब जलाशय में मान जाए कोई जल संग्रहित है तो वो कौन सी अवस्था में है, स्थितिज अवस्था में है। चलिए ठीक, कौन सी अवस्था में है, स्थितिज अवस्था में है। तो उसमें कुछ ऊर्जा निहित है। कौन सी ऊर्जा निहित है, स्थितिज ऊर्जा निहित है। हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं ना हम लोग, स्थितिज ऊर्जा निहित है। तो उसी स्थितिज ऊर्जा निहित है जो कि अगर उसको छोड़ दिया जाए, मान जाए बांध में अभी पानी अंदर भरा हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है, मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है बोलेंगे, गुरुत्वीय ऊर्जा है। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में आ जाती है, ठीक है। तो ये जो गुरुत्वीय ऊर्जा है वो किसके अंतर्गत आता है, स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अच्छा, उसको और बता दूं कि कौन सी ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है। तो हम लोग रासायनिक ऊर्जा देख चुके हैं, ये आता है आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत, है ना। नाभिकीय ऊर्जा है ये स्थितिज ऊर्जा, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, यहाँ तक ये सब आती है आपका स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत, है ना। अब हम लोग चलते हैं गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आती है, देखिए कि विकिरण ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ही विकिरण ऊर्जा कहते हैं। जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है ना, और यह अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से गति करती है। दो तरंग होती है हमारे पास, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। ये तरंग के बारे में आपको 9 अध्याय में बताया जाएगा। चलिए 9 अध्याय में नहीं, ये पिछले क्लास के 9 अध्याय में था, तो वहाँ पर देख लीजिए आप लोग, है ना। 9th के 9 अध्याय का वीडियो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो नहीं दूंगा, वो आप चैनल में देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ही विकिरण ऊर्जा कहते हैं। यह अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम से गति करती है। उदाहरण के लिए दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें तथा रेडियो किरणें आदि। ये सब आपको केवल परिभाषा ही दिखेगी इस टॉपिक्स में, है ना। तो आप मस्त रहिए, हंसते रहिए। हंसना का मतलब सिंपल हंसना है ना, मुस्कुराना है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं तापीय ऊर्जा में। पदार्थ के भीतर परमाणुओं एवं अणुओं के कंपन एवं गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा तापीय ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए भूतापीय ऊर्जा। ये सबको मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, है ना। गतिज ऊर्जा, चलिए अब गतिज ऊर्जा क्या है भाई, गतिज ऊर्जा को हम लोग पढ़े हैं क्या, तो उसी गतिज ऊर्जा के अंतर्गत आता है गति ऊर्जा।
तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति ऊर्जा कहलाती है, तो गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा ही कहलाएगा ना। तो ये सब किस विकिरण ऊर्जा ये किसके अंतर्गत आता है? गतिज ऊर्जा के अंतर्गत। तापीय ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है? गतिज ऊर्जा के अंतर्गत। और गति ऊर्जा किसके अंतर्गत आता है? गतिज ऊर्जा। और लास्ट आता है ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा का अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में पदार्थों का होकर गमन करना ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण रेडियो आदि से निकलने वाली ध्वनि। स्थितिज ऊर्जा एक प्रणाली के भीतर आवेशित कणों के बीच कूलाम बल से जुड़ी विद्युत ऊर्जा है। यहाँ प्रणाली के भीतर आवेशित कणों के बीच कूलाम्स बल से जुड़ी विद्युत ऊर्जा है। मतलब जो कूलाम्स है ना, ठीक है, यहाँ पर मात्रक ये कूलाम है वो, है ना। तो इससे संबंधित जो ऊर्जा है, विद्युत से संबंधित ऊर्जा है, मतलब कूलाम्स बल से जुड़ी जो ऊर्जा है ना, कूलाम है वो हम लोग 6 अध्याय पढ़ेंगे 10th के। तो कूलाम बल से जुड़ी विद्युत ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। चलिए अर्थात उल्टा देखिए हम लोग। परिपथ में धारा प्रवाह के लिए विद्युत सेल की आवश्यकता पड़ती है। एक निश्चित समय परिपथ में धारा प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। या निश्चित समय में सेल द्वारा परिपथ में दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा। कौन सा लिखना है आप क्लियर करिए, है ना। ये सब थे ऊर्जा के स्वरूप, है ना। ऊर्जा के स्वरूप थे भाई। हमको ये वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अपना अपने हिसाब से बना दे रहते हैं और क्या करते हैं फिर हम लोग को टेंशन में ला डालते हैं, है ना। चलिए, तो इसी बीच आप मस्त रहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ आपको। ज़्यादा ध्यान से मत सुनिएगा, है ना। कि आँखों में एक नमी सी रहती है, आँखों में एक नमी सी रहती है और यादों में कुछ कमी सी रहती है। हर दिन मिले ये ज़रूरी नहीं, हर दिन मिले ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मिलने की भी कुछ कमी रहती है। चलिए, तो यह ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी एक कुछ क्वेश्चन दिया कि मिलने की कुछ कमी रहती है, ऐसे कुछ बात नहीं है। मैं आपको माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ सुनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है भैया, है ना। ऊर्जा रूपांतरण क्या है देखिए। ऊर्जा रूपांतरण का मतलब या इसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम भी इसी के अंदर आता है। ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया ऊर्जा रूपांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा रूपांतरण। या इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत भी यही आता है। उदाहरण दिया गया है कि टार्च को चालू करने पर टार्च, अब आज के बच्चे लोग टार्च को भूल गए होंगे क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, टाइम तो मोबाइल देखकर ही बताना है। घड़ी एक बहाना है, टाइम तो मोबाइल देखकर ही बताना है। तो टार्च को चालू करने पर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। चलिए, ऊर्जा का रूपांतरण के लिए ऊर्जा के स्रोत में चलते हैं। ये हमारा पर्यावरण टाइप से कुछ क्षेत्र है, तो ऊर्जा के स्रोत में चलते हैं। और ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जो स्रोत हम लोग अपने नॉर्मल घरेलू सामान के आधार पर हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपरंपरागत, है ना। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है परंपरागत। ठीक है, तो परंपरागत स्रोत क्या है? वे स्रोत जिनका उपयोग मानव कई वर्षों से करता आ रहा है। ये अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है और खपत के पश्चात इसका पुनः उपयोग निश्चित अवधि में संभव नहीं है। ये ऊर्जा के क्या है? स्रोत है, परंपरागत स्रोत। ठीक है, जिसको लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। और वैकल्पिक स्रोत भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये परंपरागत स्रोत में चलते हैं। पहले भाई जीवाश्म ईंधन। अनेक वर्ष पूर्व की बात है, एक शहर में एक राजा रहता था। ऐसा नहीं बोलूँगा, है ना। आपको ये बताता हूँ कि हम लोग जब भी कहानी सुनाते हैं तो एक जगह शुरू होता है। एक शहर में एक राजा रहता था और एक शहर में एक रानी रहती थी, बस। तो आपका ध्यान तो उधर चला गया होगा, देखिए इधर फिर, है ना। जीवाश्म ईंधन क्या है?
तो अनेक वर्ष पूर्व जमीन में दबे वनस्पति एवं जीव जंतु के शरीर से निर्मित पदार्थ जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। मतलब जो अनेक वर्ष पहले क्या होता है कि ज़मीन में वनस्पतियां हैं, जीव जंतु है, छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं और दब जाते हैं। तब क्या होता है, धीरे धीरे वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वो जीवाश्म ईंधन का निर्माण करते हैं, अर्थात एक खुद जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसिन, डीजल आदि ईंधन है। इनका उपयोग गैस स्टोव तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और जीवाश्म ईंधन के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं, अथवा क्या लिख सकते हैं और जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं। कि जीवाश्म ईंधन कई वर्ष पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग अनेक करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब व ताप में दबने से निर्मित हुआ है। ये बहुत ही कठिन डिटेल्स है जीवाश्म ईंधन का, और जो कठिन होता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। कि जीवाश्म ईंधन कई वर्ष पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग अनेक करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च ताप व दाब में दबने से निर्मित हुआ है। दबने से लिखना है यहाँ पर, दबने से निर्मित हुआ है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, रसोई गैस आदि आती है। चलिए, है ना। तापीय विद्युत केंद्र, ठीक है। तो तापीय विद्युत केंद्र है, उसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लिखना मत आप, ठीक है। तब बताता हूँ। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बने जाते हैं। यह भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, है ना। तो जल विद्युत संयंत्र का जानकारी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकती है ना। कि ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा या इस ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। मान जाइए डैम है, डैम मतलब डैम नहीं बोल सकते इसको, हम लोग बोलते हैं बांध, बांध बोलते हैं। बांध पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। जब इसको से हम लोग नीचे गिराते हैं तो पानी वो टरबाइन में गिरती है। किस में गिरती है? टरबाइन में। और टरबाइन जब घूमता है ना, तब क्या उत्पन्न होता है? बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला नहीं जाता भाई, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीका बताया जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हम लोग बदलते हैं करके, है ना। गिरते हुए जल में यहाँ पर ऐसे लिखना आप लोग कि गिरते हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वहाँ नीचे की ओर गिरती है तो उसमें गतिज ऊर्जा निहित हो जाती है। यहाँ तक शुरू करना, ठीक है ना। और टरबाइन पर जब इसे डाला जाता है, पानी को टरबाइन पर डाला जाता है तो टरबाइन घूमने लगती है ना। तथा इस टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा टरबाइन होता है, ऐसे घुमाने वाला, इसको टरबाइन बोलते हैं, ऐसे रहता है ये, है ना, ठीक है। ऐसे टरबाइन, और ये टरबाइन जुड़ा रहता है किससे? विद्युत मोटर से। जब ये टरबाइन ऐसे घूमती है ना तो विद्युत मोटर है वो, उसमें जो ये जो राड लगी होती है वो भी घूमती है, जिसका फलस्वरूप विद्युत उत्पन्न होती है। तो टरबाइन से पहले घूमता है, ठीक है। तो जल विद्युत संयंत्र, इसको रिपीट करके सुनिए। आगे चलते हैं। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़ी जरूरत है। इसको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सीधा हम चलते हैं बायोगैस में। बायोगैस, गोबर गैस, जैव मात्रा भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जैव मात्रा। गोबर, मल एवं पादप अपशिष्ट का O2 की अनुपस्थिति में, ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में अपघटन के फलस्वरूप बायोगैस का निर्माण होता है।
बायोगैस मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि का मिश्रण है। इस ईंधन में 75% मीथेन गैस होती है जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। ये है बायोगैस। ठीक है, अब बायोगैस की संरचना एवं क्रियाविधि। तो संरचना और क्रियाविधि के अंतर्गत हम लोग संरचना देख लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ठीक है, बायोगैस की संरचना देख लेते हैं थोड़ा से। अब संरचना यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, चलिए, तो आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, आपको सुन कर रिपीट करके सुन के लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए पॉइंट को देखिए कि ये और ये को मत देखना ना, ये सौर ऊर्जा के लोग हैं, इसको नहीं देखना है अपने को। कि ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, इसको देखना है आपको। इस वाले चित्र को देखना है आपको, ये वाला। चलिए, तो बायोगैस संयंत्र में ईंट की बनी, वर्ड को समझना, बायोगैस संयंत्र में ईंट की बनी गुंबद टंकी होती है। ये ठीक है, गुंबद टंकी होती है, यहाँ पर देखिए। अरे से ऊपर को इसको भी गुंबद बोलते हैं, लेकिन ये अलग घोलने वाले गुंबद बनेंगे। गुंबद टंकी होती है जिसमें गोबर या जल का गाढ़ा घोल बनाया जाता है। ठीक है, और इस घोल को संपचित्र में डाल देते हैं, ऐसे ये संपचित्र में से डाल देते हैं, संपचित्र में डाल देते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अवयवी सूक्ष्म जीव इन्हें, है ना, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, गोबर का अपघटन करते हैं। यहाँ पर डालते हैं ना जब गोबर को, तो गोबर का क्या होता है, अपघटन होता है, और जैव गैस को संपचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित कर दिया जाता है। यहाँ जो टंकी है, ठीक है, इस गोबर में क्रिया होती है, इसके ऊपर जो इस टंकी होती है ऐसे ना, इस टंकी में गोबर गैस को क्या होती है, संचित होते हैं। इससे पाइपों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, इसको पाइपों के द्वारा रसोई घर में ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको रसोई घर के जो चूल्हे हैं उसमें ले जाया जाता है। और एक ज़रूरी सूचना भाई, कि कभी भी गैस ऑन करके इधर उधर जाना नहीं है, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ चलिए, इतना लिख लीजिएगा इसके क्रियाविधि में। आगे हम चलते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों में किया जाता है। इसमें पवन के माध्यम से पवन चक्कियों की पंखुड़ियों को घुमाकर यांत्रिक कार्य की जाती है। इसमें पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उपघटन उत्पादन में किया जाता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब क्या क्या समझिए आप लोग को बता देता हूँ कि पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों में किया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें पवन के माध्यम से पवन चक्कियों की पंखुड़ियाँ, ये पवन चक्की बना देता हूँ मैं ऐसे, ये पंखुड़ी है पवन चक्की की ना, बहुत सारा पंखुड़ी बना दूँ, वो एक ही रहता है ऐसे, ये पवन चक्की। ठीक, तो पवन चक्कियों में किया जाता है। इस पवन के माध्यम से पवन चक्कियों की पंखुड़ी उसको घुमा कर, इसको ऐसे घुमाते हैं पवन चक्की को, जो पंखुड़ी उसको, ठीक है, ऐसे घूमता है। तो इस पंखुड़ी से ऐसे नीचे में ऐसे ना, ये ऐसे लगा हुआ था ये लगा हुआ था, टरबाइन लगा हुआ था, ठीक है। और टरबाइन को यहाँ पर क्या होता है, एक मोटर लगी होती है। तो जब ये घूमता है ऊपर का, तो इसके साथ साथ टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमता है तब ये मोटर में विद्युत उत्पन्न हो जाती है। यही प्रक्रिया है। ठीक, इसको एक बार और देख लीजिए और लिख लीजिए, पवन ऊर्जा, है ना। मैं एकदम पेज टू पेज जा रहा हूँ टॉपिक में, आपके जो क्लासेस के टॉपिक में, है ना। और ये ज़्यादा समझने वाला नहीं है, ये सिंपल आपको देखना है और पढ़ने वाला टॉपिक है ये सब, है ना। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, है ना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में आता है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा, है ना। वैकल्पिक स्रोत में बहुत सारी चीज़ आते हैं। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, सूर्यदेव,
नहीं बोल सकते हम लोग, सूर्य तारा बोल सकते हैं। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। सौर ऊर्जा से तात्पर्य धरती पर पड़ रहे सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से है। इसमें सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। सौर तापन युक्तियाँ, ठीक है, सौर तापन युक्तियाँ में चलते हैं। तो सबसे पहला आता है सोलर कोर, यही इस अध्याय का इम्पोर्टेंट में यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक सौर सेल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उससे और इम्पोर्टेंट है नाभ की ऊर्जा, नाभ की सलन, नाभ का विकर्ण। ये 4 क्वेश्चन है जो इसमें इस अध्याय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सोलर कोर एक ऐसी युक्ति है जिसे सूर्य द्वारा विकसित ऊष्मा का उपयोग करके सूर्य द्वारा विकिरित, विकसित नहीं, विकिरित, सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जिसमें सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर एक रोधी धातु या लकड़ी के बॉक्स का बना होता है ना। रोधी धातु या क्या है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है, जो भीतर में पूर्णतः काले रंग का होता है ना। रोधी धातु, रोधी मतलब रोधन क्षमता होती है उसमें, ठीक है, हाँ, है ना, और काले रंग का होता है। ये तो क्लियर हो गया आपको। हाँ, और आपको बता दूं कि इसका चित्र तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा होता है, उसको बता देता हूँ कि ये जो सोलर कुकर है वो ऐसी, ठीक है, ऐसे एक संरचना होती है, ऐसे डब्बा होता है और इसमें ऐसे ये, ठीक है, इसमें ऐसे कांच लगा होता है। तो ये कांच है, इसी के माध्यम से सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसके भीतर रंग है वो काले रंग, इसका जो भीतर भाग है वो काले रंग का होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा डिटेल करता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा नहीं है, लिखे नहीं हम लोग कि पकाए जाने वाले भोजन को धातु पात्रों में रखे जाते हैं। यहाँ पर ऐसे जो पात्र रहते हैं ना, बीच में ऐसे पात्र रहते हैं ना, ठीक है। तो पकाए जाने वाले भोजन को पात्रों में रखा जाता है जो बाहर से काले रंग के होते हैं, ये भी काले रंग के होते हैं ना, और इसके अंदर भी काले रंग से ही बना होता है, ठीक है। तत्पश्चात धातु पात्रों को सौर बॉक्स के अंदर रखते हैं और कांच के शीट से ढक देते हैं। यहाँ पर ऐसे कांच का शीट होता है, उस कांच के शीट से क्या करते हैं, ढक देते हैं। इतना लिखना है आपको सोलर कुकर में। अब हम लोग चलते हैं क्रियाविधि, तो कैसे पकता है खाना उसमें। सर्वप्रथम सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए चावल धोना पड़ता है पता है नहीं कि बिना धोने थोड़ी रख देंगे। तो सर्वप्रथम सोलर कुकर में खाना पकाने के लिए पकाए जाने वाले भोजन को धातु पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंग के होते हैं। तत्पश्चात धातु पात्रों को कुकर बॉक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। जो ऐसे धातु पात्र होते हैं उसको कुकर बॉक्स, इसको पूरा कुकर बॉक्स बोलेंगे, ऐसे चारों ओर को जी। इसके अंदर धातु पात्र को ऐसे 4 पात्र तो इसको रखते हैं और कांच के शीट से ढक देते हैं, है ना। एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बॉक्स में प्रवेश कर जाती हैं, कुकर बॉक्स में से प्रवेश करती हैं, तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर आने नहीं देती है। मतलब प्रकाश वो कांच के माध्यम से तो पहुंच जाती है, लेकिन क्या होता है कि उसके अंदर को गर्म रखना, इसलिए ना वो ऊष्मा को वापस आने नहीं देती है, ठीक है। ये बात क्लियर करना आप लोग, है ना, कि एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बॉक्स में प्रवेश कर जाती है तो कांच का ढक्कन उसे वापस बाहर जाने नहीं देती है। इस तरह सूर्य की अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बॉक्स में रोक ली जाती हैं, जिसके कारण सौर कुकर बक्से में तापमान 2 से 3 घंटों में ही लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ जाती है और यह ऊष्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामग्रियों जैसे चावल, दाल और सब्जियों को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। और एक चीज़ और जानकारी दे देता हूँ कि इसमें ना फ्राई नहीं किया जा सकता, भैया बता दिया हूँ, है ना, या तेल वाला कोई सामान है या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अलग से और नहीं करते हैं, तेल डालकर बनाते हैं, वो वाला नहीं बनता इसमें, ओके। चलिए आगे हम चलते हैं सौर सेल में। चलिए, तो सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत। अब अच्छा, आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और उसका वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसी सौर सेल को धूप में रखे जाने पर वह 0.5 से 1.0 वोल्ट, ठीक है, तक
उल्टता विकसित होती है। किसमें? किसी सौर सेल को धूप में रखने पर, है ना, 0.5 से 1.0 वोल्ट तक उल्टता विकसित होती है अगर उसको हम लोग धूप में रखते हैं तो, तथा लगभग 0.7 वाट बोलते हैं उसको वोल्ट बोलते हैं, इसको वाट बोलते हैं, 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल को संयोजित करते हैं तो यहाँ व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। अब एक सौर सेल छोटा सा होता है जी, ये बड़े मात्रा में होता है, उसको बहुत सारे जगह रखेंगे, बहुत सारे इकट्ठा करके रखेंगे तो उसको सौर सेल को हम लोग सौर पैनल बोलेंगे एक साथ, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है तथा सौर सेलों को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में सिल्वर का उपयोग करते हैं। तो ये सिलिकॉन जो धातु है ना, ठीक है, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया सौर सेल का उपयोग। अब उपयोग क्या है उसका? मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग तो नहीं जा सकते, जो उपग्रह है, अन्य ग्रह है, वहाँ जाने के लिए अगर वैज्ञानिक जा रहे हैं तो उस टाइम जो हम लोग सौर सेल है वो उसके पास है, तो उसमें बार बार पृथ्वी के माध्यम से सूर्य के माध्यम से आने वाली जो ऊर्जा है उसके माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है। सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्र में सौर सेल पैनल का यूज़ किया। जैसे कि अब हम लोग विद्युत ले जाते हैं तो वायर के माध्यम से ले जाते हैं, लेकिन अब जंगल में ले जाना है तो जंगल में तो कोई वायर नहीं जा सकता ना, बिजली नहीं जा सकती ना, तो सौर पैनल को ले जाओ, है ना, वहाँ से आपको विद्युत निर्मित हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? ट्रैफिक सिग्नलों, कुछ खिलौना आदि में सौर सेल का उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। समुद्रों से ऊर्जा। पहला क्या है? सौर ऊर्जा। सबसे पहले सौर ऊर्जा पढ़े ना, तो सौर ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं सोलर कुकर पढ़े हैं और सौर सेल पढ़े हैं। अब समुद्री ऊर्जा में आता है ज्वारीय ऊर्जा, है ना। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ाव गिरता बढ़ता है। ये सब मत लिखो, ऊर्जा को काट दीजिए। तरंग ऊर्जा, इसको भी डिलीट कर दीजिए। ये महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये भी क्लियर कर मत करिए। हम लोग चलते हैं भूतापीय ऊर्जा में। भूतापीय ऊर्जा, शंकर भगवान की जय। आगे चलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। चलिए, तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में मैंने बता रखी है, और नाभिकीय ऊर्जा को दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहला क्रिया है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट जाएगा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय ऊर्जा का। ठीक है, पहला पॉइंट चलते हैं। तो पहला पॉइंट चलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब सीधी बात है, टूटना होता है ना। चलिए ध्यान देखिए। ऐसा प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु, जैसे कि भारी परमाणु कौन है? यूरेनियम और थोरियम, है ना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से, भारी परमाणु की जो नाभिक है, ठीक है, ये मान परमाणु है, उस परमाणु को जो नाभिक है, ठीक है, भारी परमाणु की जो नाभिक है ना, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है ना। बात समझ रहे हैं आपको? यहाँ पर आपको एक चीज चेंजेस करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो आप क्या लिखोगे
नाभिकीय विखंडन पॉइंट डालोगे और फिर लिखोगे कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है डालना यहाँ पर। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर लिखिए कि नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया, यहाँ तक आप लोग इन्वर्टेड कॉमा डाल लीजिएगा। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विशाल मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यह प्रक्रिया विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान, जो मूल नाभिक है, ठीक है, जो मूल नाभिक है, बीच का जो नाभिक है ना, ऐसे मान लीजिए परमाणु है, इसके बीच में होता है नाभिक, ठीक है। तो यह प्रक्रिया तब होती है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान उत्पादकों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। मतलब जो उत्पादक बनेंगे, जब यहाँ पर क्रिया होगा उसके फलस्वरूप जो उत्पादक बनते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसको उत्पादक कहते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया तब होती है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान उत्पादकों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया नाभिकीय विखंडन। अब हम उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वहाँ कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है, ठीक है। ये यूरेनियम होती है इसको, इसलिए भारी परमाणु या भारी तत्व या भारी परमाणु कह सकते हैं यूरेनियम परमाणु को, ठीक है। चलिए, तो ये नाभिकीय विखंडन क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। इसी के अंतर्गत हम लोग चलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, है ना। चलिए, कि जब किसी भारी परमाणु, जैसे कि यूरेनियम है ना, जब किसी भारी परमाणु पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। अभी यही चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं, भारी मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। ये मान जाइए न्यूट्रॉन्स का बमबारी कराए तो उसका प्रत्येक जो यूरेनियम है, ठीक है, प्रत्येक यूरेनियम उसकी जो नाभिक है वो लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं तथा इसके साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त होती है और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। चलिए अब बताता हूँ कि ये इसको मान लेते हैं हम लोग यूरेनियम का नाभिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में ऐसे बढ़ जाती हैं, 2 बराबर भागों में बढ़ जाती हैं, है ना। तथा इसके साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त हो जाती है और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कितने न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं? 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। चलिए 2 भागों में बढ़ गया है, इसको छोड़िए। अब 2 भागों में बढ़ गए हम लोग जानते हैं ना। अब क्या होता है कि इसमें 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। चलिए देखिए, 1, ये 2 और ये 3। इसको फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। ये परमाणु है, 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है, 2 भागों में बढ़ गया तो इसमें कितने? 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, है ना। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर ये न्यूट्रॉन, इसको दूसरे कलर कर देता हूँ, अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर ये न्यूट्रॉन अन्य किसी यूरेनियम परमाणु से जुड़कर उनके नाभिक को भी विखंडित करता है। ये जो यूरेनियम हमको 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ, यूरेनियम बोल रहा हूँ मैं, यूरेनियम कन्फ्यूजन हो गया था, न्यूट्रॉन है, ये 3 न्यूट्रॉन हैं, वो क्या करता है किसी अन्य यूरेनियम परमाणु में फिर जाकर जोड़ देता है और उसके नाभिक को भी क्या कर देती है? विखंडित कर देती है। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की श्रृंखला बन जाती है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही चलती जाती है। नाभिकीय विखंडन की इस प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको, है ना। तो यूरेनियम के नाभिक लगभग 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं तथा इसके साथ ही अत्यधिक ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अब आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ ना, श्रृंखला क्या क्या है
कि ये इसको मान लेते हैं हम लोग यूरेनियम परमाणु। तो जब यूरेनियम परमाणु उसमें जो न्यूट्रॉन है, एन बता देता हूँ, एन न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो प्रत्येक यूरेनियम के नाभिक है वो 2 भागों में, इसका जो नाभिक यहाँ पर नाभिक होता है वो नाभिक है वो कितने भागों में, 2 भागों में टूट जाती है। चलिए ठीक, और 2 भागों में टूट जाती है तथा इसके साथ ही साथ इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा युक्त होती है, ये भी क्लियर हो गया। और 3 न्यूट्रॉन, यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन, 1 2 या 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। चलिए ये जो नाभिक है वो 2 भागों में बढ़ गया, उससे कोई मतलब नहीं अपने को, है ना, इससे मतलब हमको है न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में मिलने पर ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम, ये जो न्यूट्रॉन है, ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन है ये किसी अन्य यूरेनियम, यहाँ पर फिर एक यूरेनियम बना देता हूँ, किसी अन्य यूरेनियम परमाणु से जुड़कर उसके नाभिक को विखंडित, ये इसके साथ फिर जुड़ता है। हमने सबसे पहले न्यूट्रॉन को बमबारी कराई थी ना, ये न्यूट्रॉन के माध्यम में ये बमबारी हुई तो 2 भागों में बढ़ गया इसका जो नाभिक है, और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न किए। तो ये न्यूट्रॉन है फिर, ये जो न्यूट्रॉन है फिर क्या करता है, किसी दूसरे यूरेनियम में जाता है और उसको बमबारी कराती है, मतलब, है ना। फिर इसका फिर कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उसमें से फिर न्यूट्रॉन लोग दूसरे यूरेनियम के पास जाएंगे, फिर क्या करेंगे कि वो फिर क्रिया, ऐसे इस तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी, है ना। तो ये क्लियर कर लीजिए कि इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की श्रृंखला बन जाती है, जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही चलती जाती है। नाभिकीय विखंडन की इस प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया गया है कि यूरेनियम को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, बेरियम और ये, है ना, KR में, और इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं यूरेनियम को, है ना। और यूरेनियम को 2 भागों में जब हम लोग बांटते हैं तब क्या होता है, ये यूरेनियम इसको 2 भागों में बांट दिए, और यहाँ पर 3 और लिखा है, तो ये क्या है, 3N लिखा है, मतलब क्या है, ये न्यूट्रॉन है। क्या है भाई, ये न्यूट्रॉन है। क्लियर हो गई बात आपको। श्रृंखला अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। चलिए, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित ना, जिसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको अनियंत्रित कहते हैं। और एक हम लोग नियंत्रित में जाएंगे हम लोग, ठीक है, नियंत्रित में कैसे जाएंगे उसको भी देख लेना आप लोग। ये अच्छा, मैं इतने देर तक इसलिए रुका था क्योंकि ना मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार कौन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, ओके। चलिए, बेरियम है और ये क्रिप्टॉन है, 2 भागों में बढ़ता है ना। उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ गया, मैंने बताया था 2 भागों में बढ़ता है। उसके बाद कितने न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, और क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए, तो श्रृंखला अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, है ना। तो अनियंत्रित क्या है भाई, कि जब यूरेनियम 235 पर बंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 भागों में बढ़ जाते हैं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही ऊर्जा विमुक्त होती है एवं 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, और ये न्यूट्रॉन पुनः किसी 3 यूरेनियम परमाणु से मिलकर उसके नाभिक को 2 बराबर भागों में विखंडित कर देती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है एवं 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। यह विखंडन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है, मतलब हमेशा बनती जाती है, फिर वो टूटेगा, फिर 2 भागों में बटेगा। कौन 2 भागों में बटेगा, उसका जो नाभिक है वो 2 भागों में बटेगा, और 3 न्यूट्रॉन मुक्त होगी, वो 3 न्यूट्रॉन फिर दूसरी जगह जाएगा, ऐसी तरह से जाएगा। मतलब क्या है, ये अनियंत्रित है, ये रुकती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं नियंत्रित में। तो ये क्या होता है कि इस विखंडन में भारी परमाणु के नाभिक को न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है, तो प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडित करती है, उसमें से 3 में से तीनों का यूज़ नहीं होता है, केवल एक ही आगे विखंडित करती है, जिससे नाभिकीय विखंडनों की दर नियत रहती है, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, ठीक है। और उसको उदाहरण देख लेते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, परमाणु बम बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, अनियंत्रित का, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब टूटना। चलिए अब लास्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक, ये छोटा छोटा हल्का नाभिक है, उस नाभिक को अति उच्च दाब और उच्च ताप लगभग आपको दिया गया है 1 ये केल्विन में दिया गया है ना। वन 107 केल्विन ताप 10, ठीक है 10 केल्विन ताप का ना। इसमें क्या है, (10⁷ के चलिए तो हम लोग चलते हैं। नाभिकीय संलयन में, है ना। तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक को अति उच्च दाब और उच्च ताप, दो हल्के नाभिक है, दो क्या है हल्के नाभिक है, उस हल्के नाभिक को अति उच्च दाब और उच्च ताप लगभग 10⁷, ये 107 नहीं है ना, ये 10⁷ केल्विन है, ठीक है। हाँ, तो नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक को अति उच्च दाब और उच्च ताप, इसको कोष्टक में ला देना, 10⁷ के ताप पर संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन कहते हैं, मतलब दो नाभिक जुड़ जाते हैं, भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ प्रक्रिया कराती है संलयन, अर्थात और परिभाषा दिया गया है कि नाभिक के मिलने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। जैसे कि देख ले हम, हमारे पास ये ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ कि ये ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है, जब संलयित होती है, ठीक है, तो ऊर्जा विमुक्त होती है, ये तो क्लियर हो गया। और बहुत सारे हीलियम है और न्यूट्रॉन विमुक्त होते हैं, ऐसे ये सब जुड़ता है, मतलब क्या होता है, भारी नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है, और अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पन्न होती है, ठीक है। इस तरह से हम पढ़ लिए पूरा आपका ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। इसमें से लास्ट एक टॉपिक और बनती है, व्हाट इज क्रेडा, है ना, जिसका आंसर मैंने पहले दे रखी थी। क्रेडा क्या है? तो क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का संरक्षण करने का अर्थ ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है, जिससे ऊर्जा की बचत हो। परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता को बढ़ाना। ये अब 2 ही लिख दीजिए, ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये क्लियर हो गई आपको पूरा आपका विषय, है ना। और कुछ कमेंट्स आती है मेरे पास कि सर केवल टॉपिक बस पढ़ाते उसका प्रश्न उत्तर नहीं, तो यहाँ पर देखो आपको प्रश्न उत्तर भी मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको। सही विकल्प देखिए, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में उत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस निम्न गैस का मिश्रण है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। नाभिकीय संलयन अपक्रिया है, दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना। जीवाश्म ईंधन है, सौर सेल ऐसी युक्ति है। रिक्त स्थान भी दिया गया यहाँ पर, यहाँ भी आप लोग पूरा कर लीजिए बुक।
बुक्स में जो रिक्त स्थान दिया गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग खालिस्तान वाले दिनों में नहीं कर सकते, बरसात दिनों में नहीं कर सकते भाई। बरसात के मौसम में टार्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का खालिस्तान ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, है ना। समुद्र में उत्पन्न होने वाले ऊर्जा ठीक है, तरंग ऊर्जा, समुद्र उत्पन्न होने ऊर्जा खालिस्तान है, तो तरंग ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, महासागरीय तापीय ऊर्जा है। आगे आते हैं, सोलर कुकर प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित, ये तो ठीक है, समझाइए क्यों। अच्छा ये देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं। सौर कुकर बक्से को भीतर में काला रंग देते हैं, क्यों। सौर कुकर के बक्से को काले की शीट से ढकते हैं, क्यों। सौर कुकर बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग में किया जाता है, क्यों। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच विभेदन कीजिए, तो विभेदन यहाँ पर है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके लिखिए। सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल, उत्तल, समतल दर्पण में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। सौर कुकर का उपयोग लिखिए। सौर कुकर का उपयोग चेहरा देखने के लिए, ये लिखा जरूर है लेकिन ना एक्चुअली में इसको मत लिखना आप लोग, ठीक है। बायोगैस क्या है, इसके घटक, बायोगैस को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको और लिखने की जरूरत नहीं है। उस युक्ति का नाम बताइए जो कि सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर देता है, सोलर सेल। मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में कौन सा अन्य पदार्थ को डाला जाता है। गोबर गैस में, मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस में पादप अपशिष्ट मल आदि डाले जाते हैं। सौर ऊर्जा उपयोग के लाभ, पवन ऊर्जा की सीमाएं लिख लीजिए। ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण परंपरागत तथा वैकल्पिक वर्गों में किस प्रकार करेंगे, ये सब पढ़ चुके हम लोग दिवस में। ईंधन, जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इसका पूरा डिटेल ऊपर दिया गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्लियर। यहाँ तक बहुत सारे और प्रश्न हैं, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। वैसे हम लोग दे सकते हैं लेकिन टाइमिंग ज़्यादा हो सकती है।